के मुताबिक नगर निगम की भर्तियों में घोटाले की साजिश कोलकाता में ही रची गई थी और आरोप है कि उस भर्ती घोटाले में टीएमसी के तीनों नेताओं की अहम भूमिका थी। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के नगर निगमों और नगर पालिकाओं में 2014 से 2018 के बीच नौकरी घोटाला हुआ था। आरोप लगा कि 250 लोगों को नियमों की अनदेखी करके नौकरियां दी गईं। अप्रैल 2023 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भर्ती में गड़बड़ी की जांच करने का निर्देश केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को दिया था। घोटाले की जांच में सीबीआई ने ईडी को भी शामिल कर लिया और उसी सिलसिले में ईडी के अफसर भारी भरकम फोर्स के साथ टीएमसी के इन नेताओं के घर पहुंच गए। ईडी की एक टीम सुजीत बोस के घर को खंगाल रही थी तो दूसरी टीम टीएमसी विधायक तापस रॉय के ठिकाने पर छापेमारी में जुट गई, जबकि ईडी की तीसरी टीम उत्तरी दमदम नगर पालिका के पार्षद सुबोध चक्रवर्ती के घर रेड करती दिखी। लेकिन ईडी के इस ताबड़तोड़ एक्शन से पश्चिम बंगाल की सियासत में घमासान शुरू हो गया। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने ईडी की छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बता दिया और दो टूक कहा कि बीजेपी के इशारे पर ईडी ये एक्शन ले रही है। ईडी जो कर रहे हैं वो पॉलिटिकली विंडिक्टिव एटीट्यूड है और ये हो रहा है भाजपा के इंस्ट्रक्शन में। हालांकि बीजेपी ने टीएमसी के आरोपों को खारिज करते हुए साफ साफ कहा कि छापेमारी तो चोरों के घर ही होती है। चोरेদের বাড়িতে ইডি যাবে, এটা মিউনিসিপাল রিক্রুটমেন্ট স্ক্যাম, আপনারা অতীত ইতিহাস জানেন। पश्चिम बंगाल में अलग अलग घोटालों की जांच में जुटी ईडी टीएमसी नेताओं पर शिकंजा कसती जा रही है। पिछले हफ्ते राशन घोटाले के सिलसिले में उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर रेड हुई थी, लेकिन संदेश खाली गांव में छापेमारी के दौरान हजारों लोगों की भीड़ ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था। ईडी के अफसरों से मारपीट हुई थी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। बंगाल पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते बाद उस हमले में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पकड़े गए उन दोनों आरोपियों पर 5 जनवरी को ईडी के अफसरों पर जानलेवा हमले का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपियों को बसीरहाट जिले में पुलिस की एक टीम ने दबोच लिया। 5 जनवरी की घटना के बाद वो दोनों संदेश खाली से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने अपने सूत्रों के जरिए दोनों फरार आरोपियों का पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और पश्चिम बंगाल पुलिस के सूत्रों ने बताया कि बसीरहाट से पकड़े गए दोनों आरोपी ईडी और सीआरपीएफ पर पथराव करने वाली भीड़ में मौजूद थे। सूत्रों ने बताया कि दोनों की पहचान के लिए पुलिस हमले वाले दिन के वीडियो खंगाल रही है। 5 जनवरी को हुए हमले में ईडी के 3 अफसरों को गंभीर चोटें आई थी, जबकि सीआरपीएफ की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी। उधर पंजाब पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा के करीबी कैलाश खिचन को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के डीजीपी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक कैलाश खिचन की गिरफ्तारी जलंधर से हुई। खबर है कि उससे हुई पूछताछ में पता चला कि वो रिंदा के निर्देश पर पंजाब में अवैध हथियारों की सप्लाई कर रहा था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गणतंत्र दिवस से पहले हथियारों की बड़ी खेप बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये हथियार मध्य प्रदेश से लाए गए थे और उन्हें दिल्ली एनसीआर के एक गैंगस्टर तक पहुंचाने का प्लान था। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक आधा किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की। खबर है कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए हेरोइन की सप्लाई करने का प्लान था, लेकिन बीएसएफ ने उस ड्रोन को भी जब्त कर लिया। उधर मुंबई के नजदीक नवी मुंबई से चौंकाने वाली एक घटना सामने आई। वहां शोएब शेख नाम के एक आदमी ने अपनी बैंक मैनेजर गर्लफ्रेंड की होटल में हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक होटल के कमरे में पहले आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाया और फिर उसकी हत्या कर दी। और हत्या की इस वारदात की वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मुंबई पुलिस के मुताबिक 8 जनवरी की रात करीब 9 बजे प्लान के तहत आरोपी शोएब अपनी गर्लफ्रेंड अमित कौर के साथ नवी मुंबई इलाके के एक लॉज में पहुंचा। उस दिन अमित कौर का बर्थडे था और दोनों अपने साथ खाने पीने का सामान साथ लेकर वहां आए थे। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नवी मुंबई के तुर्बे के अश्वी लॉजिंग में दोनों लोग आए थे। बाकायदा दोनों लोगों ने एंट्री की, लेकिन किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि शोएब का प्लान जन्मदिन मनाने के बहाने अमित कौर की हत्या करने का है। लॉज के मैनेजर के मुताबिक करीब 2 घंटे बाद शोएब अमित कौर की हत्या कर वहां से फरार हो गया। मैं भी लॉक किया।
कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने देखा तो दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, खुला था। कमरे के अंदर अमित कौर का शव बिस्तर पर पड़ा था। लॉज के मैनेजर को लगा कि वो सो रही हैं। इसी दौरान मुंबई पुलिस ने साकीनाका इलाके से शोएब को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के मुताबिक पूछताछ में उसने अमित कौर की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। मुंबई पुलिस के मुताबिक 35 साल की अमित कौर एक बैंक में मैनेजर थी और अपने पति से तलाक लेकर मां और बेटी के साथ मुंबई के साइन इलाके में रहती थी और सितंबर 2023 में उनकी खुद से 11 साल छोटे शोएब शेख से सोशल मीडिया पर दोस्ती हो गई। पुलिस के मुताबिक शोएब मुंबई के साइन इलाके में मौजूद एक गैराज में काम करता है, जबकि अमित कौर मुंबई के नजदीक नवी मुंबई में एक बैंक में मैनेजर थी। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि शोएब को शक था कि अमित कौर का संबंध किसी और से भी है। इसी शक की वजह से उसने उनकी हत्या का प्लान बनाया। प्लान के तहत वो 8 जनवरी को अमित कौर को लेकर इसी लॉज में पहुंचा था। दावा किया गया कि लॉज के रजिस्टर में आरोपी ने गलत नाम लिखने की कोशिश भी की। शोएब शेख ये नाम चेंजेस क्यों लग रहा है ऐसा? वो पहला बाप का नाम लिख दिया था, उसके बाद वो शोएब शेख किया। मुंबई पुलिस के मुताबिक बर्थडे मनाने के बाद शोएब ने अमित कौर की हत्या कर दी। इसके बाद वो शव को लॉज में छोड़कर वापस साइन चला गया। हालांकि पुलिस ने अमित कौर के एक दोस्त की मदद से उसे पकड़ लिया। उधर बड़ी खबर आई गोवा से। वहां पुलिस को बेटे की हत्या के आरोपी सीईओ सूचना सेठ का टिश्यू पेपर पर लिखा एक नोट मिला। गोवा पुलिस के मुताबिक नोट 8 टुकड़ों में फटा था। इसके बाद हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने उस नोट के टुकड़ों को जोड़कर उस पर लिखा मैसेज पढ़ा। पुलिस सूत्रों का दावा है कि उस नोट में सूचना सेठ ने पति वेंकट रामन के हिंसक बर्ताव का जिक्र किया। इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि पति से नफरत की वजह से उन्होंने अपने 4 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी ताकि वो वेंकट रामन से बच्चे को दूर कर सके। हालांकि सूत्र बताते हैं कि एक रोज पहले पूछताछ के दौरान सूचना सेठ ने बेटे की हत्या की बात से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन जांच के दौरान गोवा पुलिस को सूचना सेठ का लिखा नोट बरामद हुआ। सूत्र बताते हैं कि यह नोट उसी ट्रॉली बैग से बरामद किया गया जिसमें उन्होंने बच्चे का शव छिपा कर रखा था और उसी ट्रॉली बैग से पुलिस को टिश्यू पेपर पर लिखा एक नोट मिला। सूत्रों का दावा है कि वो नोट 8 टुकड़ों में था और उस पर आईलाइनर से कई बातें लिखी हुई थी। आशंका ये जताई गई कि बेटे की हत्या करने के बाद सूचना सेठ ने जल्दबाजी में नोट को लिखा और फिर उसे फाड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक 8 टुकड़ों में नोट बरामद होने के बाद पुलिस ने उन्हें जोड़कर उस पर लिखा मैसेज पढ़ा। गोवा पुलिस का दावा है कि इंग्लिश में लिखा यह नोट सूचना सेठ ने ही लिखा है। बताया गया कि उस नोट में सूचना सेठ ने कई बातें लिखी। उन्होंने लिखा कि उनके पति वेंकट रामन काफी हिंसक है और वो बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं सिखाते। सूचना सेठ ने यह भी लिखा था कि बच्चे की कस्टडी को लेकर कोर्ट और उनके पति उन पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर एक दिन के लिए भी वेंकट रामन को अपना बच्चा नहीं दे सकते। पुलिस का दावा है कि ये एक सुसाइड नोट हो सकता है क्योंकि सूचना सेठ ने बेटे की हत्या के बाद अपनी कलाई की नस काटने की कोशिश की थी। और पुलिस के सूत्रों का दावा है कि गोवा और कर्नाटक बॉर्डर पर हुए हादसे की वजह से सूचना सेठ पुलिस की गिरफ्त में आ गई, क्योंकि सूचना सेठ को गोवा से बेंगलुरु ले जाने के लिए निकले टैक्सी ड्राइवर का दावा है कि ट्रक हादसे की वजह से हाईवे पर भयानक जैम लगा था और अगर गोवा कर्नाटक बॉर्डर पर जैम नहीं लगता तो सूचना सेठ बच्चे के शव को बेंगलुरु ले जाने में कामयाब हो जाती। गोवा के होटल से सूचना सेठ को बेंगलुरु ले जाने के लिए निकले रे जॉन डिसूजा नाम के टैक्सी ड्राइवर ने दावा किया कि ट्रक हादसे की वजह से हाईवे पर जैम लग गया था। पुलिस से पूछने के बाद पता चला कि 4 से 5 घंटे बाद ट्रैफिक शुरू हो गया। इसके बाद उसने सूचना सेठ को इसकी जानकारी दी और उन्हें फ्लाइट से बेंगलुरु जाने की सलाह दी। तब तक उसे ये नहीं पता था कि सूचना के बैग में बच्चे का शव है। मैडम को बोला कि मैडम देखो 4-5 घंटा तो जाने वाला है और आप क्या करोगे, मुझे आपको चाहिए तो मैं आपको होटल में एयरपोर्ट पे ड्रॉप करता हूँ। हालांकि सूचना सेठ ने फ्लाइट से जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जैम हटने के बाद वो टैक्सी से ही बेंगलुरु जाएंगे। मतलब 4 से 5 घंटे तक सूचना सेठ बच्चे के शव के साथ टैक्सी में ही बैठी रही। ड्राइवर के मुताबिक जैम खुलने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़ा, गोवा पुलिस ने उसे फोन किया। इसके बाद वो पुलिस के कहने पर कर्नाटक के चित्रदुर्ग में मौजूद पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उधर नोएडा के कुछ बड़े बिल्डरों पर इनकम टैक्स विभाग ने शिकंजा कस दिया।
इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने नोएडा के 4 बड़े बिल्डरों के ठिकानों पर छापेमारी की। खबर है कि 6 दिनों तक चली इस कार्रवाई में विभाग ने 1500 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों को इस भारी रकम का कहीं कोई हिसाब नहीं मिला। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सिलसिले में दिल्ली में कुछ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर से होने वाली है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर उनकी पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है। सपा की पोजीशन साफ नहीं है इसमें। इधर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने राम मंदिर पर अपनी पार्टी से अलग लाइन पकड़ ली। मेरठ में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने एक भाषण में राम मंदिर के बारे में बात करते हुए राम को आराध्य और सभी को राम का वंशज बता दिया। इमरान मसूद पहले भी विवादास्पद बयानों के लिए सुर्खियों में रहे हैं। तो फिर हम वंशज नहीं है तो और क्या है? श्री राम जन्मभूमि के 500 साल के संघर्ष पर बनी फिल्म 695 का प्रीमियर दिल्ली में हुआ। ये फिल्म 19 जनवरी को देश भर में रिलीज होगी। इस फिल्म में रामायण सीरियल में राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल के साथ साथ कई दूसरे बड़े कलाकारों ने भी काम किया है। योगी आदित्यनाथ सुबह अयोध्या के दौरे पर जाएंगे। वो अयोध्या में होने वाले कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के सामने अलग अलग रंगों से तैयार दियों की मदद से बनाई गई राम की तस्वीर का भी प्रदर्शन किया जाएगा। मोज़ेक आर्ट की इस कला के जरिए योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर बनाई जाएगी। उधर बड़ी खबर आई पाकिस्तान से। वहां अगले महीने होने वाले चुनाव से पहले इमरान खान के करीबियों पर हमले तेज हो गए। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार किसी भी कीमत पर इमरान खान को दबाना चाहती है। पीटीआई के मुताबिक वहां की सेना और पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मिलकर इमरान खान के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं और पीटीआई का आरोप है कि इसके लिए वहां की सरकार और सेना ने आपस में हाथ मिला लिए हैं और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को रोकना है। आरोप लगाया गया कि वहां की सरकार इसके लिए जानबूझकर इमरान की पार्टी के नेताओं को टारगेट कर रही है और ये पुख्ता करने की कोशिश में है कि इमरान खान किसी भी कीमत पर सत्ता में वापसी न कर पाए। पीटीआई के नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार वहां की पुलिस के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश रच रही है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में पाकिस्तान की अवामी नेशनल पार्टी के कुछ लोग पीटीआई के पूर्व सांसद फजल मोहम्मद खान पर लात घूंसे चलाते दिखाई दिए। हैरत की बात यह रही कि उन्हें पेशावर हाईकोर्ट परिसर के अंदर पीटा गया और वहां मौजूद पुलिस वाले सिर्फ देखते रहे। बताया गया कि फजल मोहम्मद खान ने अवामी नेशनल पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष के खिलाफ एक याचिका पेशावर हाईकोर्ट में दाखिल की थी और इसी बात से भड़के उन कार्यकर्ताओं ने उन्हें कोर्ट परिसर में ही पीट दिया और वो भी पुलिस के सामने। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी वहां इमरान खान के करीबी नेताओं को निशाने पर लिए जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं और इसी